में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आज के दिन को अर्थ रोटेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहला अपडेट है ई श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम पोर्टल के मल्टी लैंग्वेज फीचर का उद्घाटन भी किया। अब देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक मजदूर अपनी अलग अलग भाषाओं में भी इस पोर्टल पर पंजीकरण कर पाएंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं देखिए अगली खबर, देश में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि ट्रेंड ड्राइवर के साथ 40 लाख लोगों को इस पॉलिसी से रोजगार मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए ये सरकार का एक नया प्रयास है। रोड एक्सीडेंट को लेकर कैशलेस योजना शुरू की गई है और इसके तहत एक तो एक्सीडेंट होने वाले लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इस पॉलिसी को लेकर देश के 27 राज्यों के मंत्रियों के साथ 17 विषयों पर चर्चा भी की। साथ ही इस पॉलिसी के अंतर्गत रोड सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। स्कूलों में भी बच्चों को रोड हादसों के बारे में अवगत कराया जाएगा और इस पॉलिसी के तहत एक्सीडेंट होने पर 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त सरकार के द्वारा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर है, भारत सरकार ने जारी किया आधिकारिक कैलेंडर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन की तरफ से ये 2025 के गवर्नमेंट कैलेंडर का अनावरण किया गया है। वहीं खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी लॉन्च किया। असम के गुवाहाटी में भी 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। और बजट 2025 को लेकर अपडेट आना दोस्तों की सरकार आने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक भी कर रही है इस मामले को लेकर और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि 8th पे कमीशन लागू होते ही उनका डीए बढ़कर 56% तक हो जाएगा। उनकी सैलरी, महंगाई भत्ते वगैरह सभी में बढ़ोतरी होगी। और बजट 2025 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को एक झटका देने वाली खबर सामने आई है। अभी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ सकती है। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट घटने से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% ही रहने का अनुमान है, जबकि 1 साल पहले ये अनुमान 8.2% तक था। ये ग्राफ के चार्ट में आप देख सकते हैं 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल कुछ यूं रहा। चलिए अगली खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि नेता राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान अपनी भाषा का ख्याल रखें। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अभी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के क्या क्या प्रावधान है, मतलब इस समयावधि में दिल्ली में ये नियम लागू रहेंगे। और चुनाव में जीत के बाद जुलूस वगैरह को लेकर भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए भी ये नियम कानून कायदे लागू रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी इलेक्शन सिंगल फेज में होंगे, मतलब एक ही चरण में वोटिंग होगी 5 तारीख को, अगले महीने 5 फरवरी को। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। नामांकन 10 से 17 जनवरी के बीच होंगे और भी ये कुछ तारीखें आप देख सकते हैं। और ये दिल्ली में चुनाव का अनाउंसमेंट होने के साथ ही मतदाता जागरूकता ऑनलाइन क्विज का आयोजन भी होगा 21 से 23 जनवरी तक। चुनाव आयोग की तरफ से नई पहल की गई है और चुनाव आयोग का ये भी कहना कि दिल्ली में इस बार 2 लाख से ज्यादा मतदाता पहली बार वोट करेंगे, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास सुविधा रखी जाएगी वोटिंग के दौरान। और दोस्तों दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल ने भी एक खास प्लान बनाया है। रेवड़ी पर चर्चा नाम से एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। हर बूथ पर 12 कार्यकर्ताओं की टीम इस अभियान का प्रचार करेगी। और चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में कुछ बड़े ऐलान भी किए गए। अब मजदूर और कैब ड्राइवरों का भी होगा घर, 25% तक छूट मिलेगी। डीडीए ने 3 नई आवासीय स्कीम भी लॉन्च की है। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नई आवासीय योजनाओं का अनाउंसमेंट किया गया। और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में भी मेयर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 जनवरी को ऐतिहासिक वोटिंग होगी। इसके अलावा यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 को नतीजे आएंगे। ये बाई इलेक्शन होंगे। ओके, तो ये तो इलेक्शन वगैरह को लेकर अपडेट रहे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, तो उनकी बेटी ने केंद्र सरकार का पीएम मोदी का आभार भी जताया। और वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास फ्री बीज के लिए पैसा है, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं है। मांग हो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगते हैं। दरअसल आपको पता होगा आजकल तो चुनावी माहौल के दौरान राज्य सरकारें पैसे बांटने का ही ऐलान करती हैं। फ्री की रेवड़ी, मतलब हर महीने 2-2 हजार देंगे, 3-3 हजार, 10-10 हजार देंगे, है ना। तो राजनीतिक पार्टियों नेताओं के इस ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त में देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए नहीं है। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारत में एआई इनोवेशन को अब गति मिलेगी। क्लाउड एआई बिजनेस में $3 अरब का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की थी और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ का निवेश करेगी और ये $3 अरब के निवेश से देश में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एआई ट्रेनिंग दी जाएगी।
ये 2030 तक के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम नाम से एक बड़ा ऐलान किया गया निवेश को लेकर, है ना। वैसे तकनीक का एक अनोखा प्रयोग भी देखिए दोस्तों, हमारे देश में पहली बार संपत्ति विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने AI चैट GPT का इस्तेमाल किया और सटीकता के बारे में तुरंत जवाब भी मिला। देखिए ये पहली बार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने ये प्रॉपर्टी विवाद केस में चैट GPT की मदद ली। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, चाइना में जो अभी नया वायरस फैल रहा है HMPV, जिसके मामले अब तो भारत में भी सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी HMPV वायरस ने अपनी दस्तक दी। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 संदिग्ध मामले सामने आए। अभी तक कोरोना वायरस जैसे इस नए HMPV वायरस के भारत में टोटल 8 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 और पश्चिम बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि निगरानी बढ़ाएं। ऐसे में दोस्तों भारत में बढ़ते इन HMPV वायरस के मामलों को लेकर ऐसी खबरें चल रही कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के 5 साल बाद चीन से ये फिर से बुरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा कि चाइना में तो HMPV वायरस के चलते अस्पताल और कब्रिस्तानों में भी भीड़ बढ़ गई है। तो जैसे ही सोशल मीडिया पर लॉकडाउन वापस ट्रेंड हुआ तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी बोले कि ये वायरस कोई नया नहीं है, चिंता ना करें, क्योंकि इस वायरस की खबरों के बाद लॉकडाउन फिर से लगने की बातें सोशल मीडिया पर चर्चा में हो रही है। इसलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी और कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करें, लोगों में डर पैदा ना हो। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में पहले से ही एक्टिव रहा है ये चीन का खतरनाक वायरस। HMPV के पिछले साल भी 71 केस मिले थे, लेकिन मौत एक की भी नहीं हुई थी। यूपी की योगी सरकार ने भी एक नया प्लान बनाया है। HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। HMPV को लेकर अलर्ट पर अब चिकित्सा विभाग। इधर बिहार सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, कहा कि अगर इस वायरस के केस बढ़े तो अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां स्पेशल मतलब इस वायरस के ही लोगों का इलाज होगा। यूपी की योगी सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ तुरंत इमरजेंसी बैठक भी बुलाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। यहाँ तक कि प्रदेश के कई जिलों में तो ये भी ऐलान हो चुका है, बिना मास्क पहने लोग बाग घर से बाहर ना निकलें। ये मास्क पहनने की सलाह दी गई है तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम की तरफ से। छत्तीसगढ़ में भी HMPV वायरस को लेकर बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों को बुलाया, तैयारियों पर रिपोर्ट ली, क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में इसके केस मिल चुके हैं, तो इसलिए कई राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। और भी दोस्तों इस वायरस से जुड़ी ज्यादा जानकारी कि HMPV वायरस कितने घंटे तक जिंदा रह सकता है, इसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या फिर से कोरोना जैसे लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, इसको लेकर अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने कल दिन में DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला है, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे देश में बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े तक में HMPV वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए ये बड़ी चिंता की बात है ना। तो ये तो रही इस वायरस को लेकर लेटेस्ट न्यूज अपडेट, और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों भूकंप को लेकर। बीते दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में तगड़ा भूकंप आया, हजारों मकान जमीजौंद हो गए, हर और मलबा ही मलबा। 126 लोगों की जान जाने की खबर है। एक के बाद एक तकरीबन 150 भूकंप के झटके लगे। तिब्बत में यह खतरनाक भूकंप आया, तीव्रता रही 6.8 और इस भूकंप की वजह से कई बिल्डिंग्स गिर गई। 126 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। और पड़ोसी देश नेपाल में भी दोस्तों 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, यहाँ भी 32 लोगों की जान जाने की खबर है। तिब्बत नेपाल के साथ भारत की भी धरती हिली। वैसे आपको बता दूं ये तिब्बत चीन का ही एक राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है, जहाँ भूकंप से 126 लोगों की जान गई। और भी नेपाल, भूटान समेत भारत के उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में इस भूकंप का असर देखा गया। नेपाल और तिब्बत सीमा पर भूकंप में जानमाल के नुकसान पर भारत सरकार ने भी शोक जताया। और हमारे देश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में ये हल्के भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही। 5 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। बिहार में भी 11 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके लगे। 9 जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटकों को। किशनगंज में तो झटकों के दौरान ट्रेनों को भी रोका गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल तक भारत के भी कई राज्यों में कांपी धरती। हालांकि भारत में गनीमत रही दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वैसे अभी जो तिब्बत में ये भयंकर भूकंप आया, इस घटना को नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा, जिन्होंने कई सालों पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 2025 में कई बड़ी आपदाएं आ सकती हैं। और न सिर्फ ये भूकंप बल्कि सऊदी अरब में भी सच साबित हो रही है कयामत की भविष्यवाणी। सऊदी अरब के भी कई शहरों में अभी रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। इधर अमेरिका में भी बर्फीले तूफान की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। तकरीबन 2.25 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। अमेरिका में भी अभी भयंकर बर्फीले तूफान की तबाही मचाने की चेतावनी है। 6 करोड़ लोगों को अलर्ट जारी किया गया। लगभग 1450 फ्लाइट रद्द हुई। 11,000 उड़ानें देरी से उड़ी। यही वजह दोस्तों की इन घटनाओं को अब नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपनी स्थापना के 150 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाएगा। देश भर में इसके कार्यक्रम होंगे। इसी महीने जनवरी 2025 में ये अलग अलग तारीखों पर कार्यक्रमों का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक नासूर है, इसकी फंडिंग और भी खतरनाक है। दिल्ली में इंटरपोल से राज्य पुलिसों को जोड़ने वाला नया पोर्टल लॉन्च करते हुए अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर भी ये बातें कही। गृह मंत्री अमित शाह
ने हमारे देश में भारत पोर्टल नाम से ये नया पोर्टल लॉन्च किया, जिससे कि जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय मिलेगा। जैसे सीबीआई, रो और भारत की दूसरी स्टेट पुलिस भी इनसे कनेक्टेड रह पाएगी। जैसे यूएस अमेरिका में इंटरपोल है ना, वैसे ही भारत में ये भारत पोल नाम से नई पहल शुरू की गई है, जिससे स्टेट पुलिस भी आपस में कनेक्टेड रहेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के उर्स में पाकिस्तान सरकार ने भी चादर पेश की। जायरीन बोले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो, दुआ करेंगे, ख्वाजा साहिब की शान में गीत भी गाए। ये ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में पाकिस्तानी जायरीन ने भी चादर पेश की। चलिए अगली खबर आ रही है। अब प्रोफेसर या वाइस चांसलर बनने के लिए नियम बदल चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं होगी। दरअसल यूजीसी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब आप बिना नेट एग्जाम दिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे और वाइस चांसलर पद के लिए भी टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है और भी ये गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो खदान में 34 घंटे से 9 मजदूर फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब सेना पहुंची। 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा हुआ है, यहाँ डाइवर्स भी मौजूद है, मोटर से पानी निकाला जा रहा है। असम के दीमा हसाऊ जिले में ये 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया, जिसमें फंसे 9 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन 34 घंटे से जारी है। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ दीवार बनाई गई, हाई रेजुलेशन कैमरे भी लगाए गए। पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस गैंग ने उनके घर पर फायरिंग भी की थी, आपको बताऊंगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसानों के आंदोलन के बीच अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया किसानों ने। अब पिछले साल से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। इधर खबर ये भी है दोस्तों की किसान नेता जगजीत डल्लेवाल, जो कि काफी समय से अनशन पर हैं, उनकी हालत अब नाजुक है और किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी, कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। बीते दिन ये अनशन पर बैठे डल्लेवाल अचानक बेहोश हो गए, फिर उन्हें पानी वगैरह पिलाया गया, 1 घंटे बाद होश आया। और इधर चंडीगढ़ से भी खबर है दोस्तों, बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंडीगढ़